दोस्तों, सोचिए एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जो इतनी विशाल है कि इसे पूरा करने के लिए पहाड़ों, घने जंगलों और उफनती नदियों तक को पार करना पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और लोकतांत्रिक चमत्कार के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के चुनावों और सार्वभौमिक मताधिकार की उस लंबी यात्रा की जिसने हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया। ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है, ये सचमुच में लोकतंत्र का एक महाउत्सव है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 98 करोड़। जी हाँ, 2024 के आम चुनावों में भारत में इतने ही योग्य मतदाता थे। मतलब अगर आप पूरा का पूरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका मिला देना तो भी यह संख्या उससे कहीं ज्यादा है। इतने सारे लोगों को एक साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से वोट डालने का मौका देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का लोकतंत्र कितने अविश्वसनीय पैमाने पर काम करता है। और यही वजह है कि जब भारत में चुनाव होते हैं तो दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां कुछ ऐसी दिखती हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं रह जाता, बल्कि ये अखबारों के मुख्य पृष्ठों से लेकर नुक्कड़ की चाय की दुकानों तक की सबसे बड़ी चर्चा बन जाता है। चुनाव आयोग की टीमें बर्फीली चोटियों से लेकर सुदूर द्वीपों तक पहुंचती हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई एक मतदाता भी पीछे न छूट जाए। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे भारतीय लोकतंत्र की जड़ें, फिर बात करेंगे सार्वभौमिक मताधिकार की उस ऐतिहासिक छलांग की। इसके बाद एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि चुनाव असल में काम कैसे करते हैं। फिर देखेंगे कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू किया जाता है, और अंत में बात होगी हमारी और आपकी, यानी नागरिक भागीदारी की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें, प्राचीन परंपराओं से लेकर हमारी संवैधानिक नींव तक। अब अक्सर लगता है कि लोकतंत्र तो एक एकदम आधुनिक विचार है ना? लेकिन जरा 10वीं शताब्दी के उथिमेरूर शिलालेखों पर नजर डालिए। आज से 1000 साल पहले वहां प्रतिनिधियों को चुनने की एक बेहद पारदर्शी प्रक्रिया थी। उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे, उन्हें एक बर्तन में डालकर कसकर सील कर दिया जाता था, और फिर सबके सामने एक छोटा बच्चा बिना देखे उन पत्तों को निकालता था। मतलब एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन का विचार भारत की जड़ों में सदियों से बसा हुआ है। और यही ऐतिहासिक विश्वास हमारे संविधान निर्माताओं में भी कूट-कूट कर भरा था। 1949 में अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर जी का ये कथन देखिए। उन्होंने कहा था कि भारत ने आम आदमी में अपार विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार को अपनाया है, और दुनिया के इतिहास में ऐसा साहसिक प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। सोचकर देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद जब देश की साक्षरता दर सिर्फ 14% थी, तब हर नागरिक के हाथ में वोट की ताकत सौंपना वाकई एक बहुत ही साहसिक कदम था। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, सार्वभौमिक मताधिकार की छलांग। कैसे हम पाबंदियों से निकलकर पूर्ण सशक्तिकरण तक पहुंचे। ये अंतर देखिए, सच में हैरान करने वाला है। आजादी से पहले जब अंग्रेजों का राज था, तब भारत में केवल 13% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, और वो भी किस आधार पर? आपकी संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। लेकिन 1947 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब हर नागरिक को वोट देने का हक था, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और तो और 1988 में इस अधिकार को और मजबूत किया गया, जब वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असल में है क्या? संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब है एक इंसान एक वोट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपकी जाति क्या है या आपका धर्म क्या है, हर एक वोट की कीमत बिल्कुल बराबर है। यही वो सिद्धांत है जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। और दोस्तों, जब सबको समान अधिकार देने की बात आती है ना, तो भारत का नजरिया कई बड़े विकसित देशों से कहीं आगे था। 1913 की अमेरिका की इस महिलाओं की मताधिकार परेड को ही देख लीजिए। दुनिया भर में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को 1971 तक वोट डालने का हक ही नहीं मिला था? लेकिन भारत में हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने पहले ही दिन से सुनिश्चित किया कि महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर वोट देने का पूरा अधिकार मिले। है ना कमाल की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। चुनाव वास्तव में काम कैसे करते हैं, इसे एक क्लासरूम के बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की बात करने से पहले चलिए सूर्योदय स्कूल की कक्षा 8 में चलते हैं।
यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी मॉनिटर के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये हैं मिस उषा जो चुनाव अधिकारी बनी हैं और ये एक बहुत ही उत्साही छात्र है जो चुनाव लड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस एक्सप्लेनर में आपको स्कूल की कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये छोटा सा स्कूल इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हमारे देश का इतना बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा। इस प्रक्रिया को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है, अहमद, गुरमत और रवि जैसे उम्मीदवार अपना नाम आगे करते हैं। फिर एक चुनाव अधिकारी, यहां हमारी मिस उषा, ये तय करती हैं कि सब कुछ एकदम निष्पक्ष हो। इसके बाद होता है गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट, जहां किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसे वोट दिया। और हां, यहां दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का भी विकल्प है जो दिखाता है कि सिस्टम कितना समावेशी है। अंत में मतपेटियों को सील कर दिया जाता है और सबकी मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से गिनती होती है। बस यही वो बेसिक फॉर्मूला है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र काम करता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार, एक कक्षा से निकलकर सीधे 543 निर्वाचन क्षेत्रों तक। अब जरा उस क्लासरूम वाले उदाहरण को जूम आउट कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर मिस उषा की भूमिका निभाता है भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI। पूरे देश को लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और यहां सिस्टम कौन सा इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वही विजेता, और फिर वो संसद में जाकर अपने इलाके के लोगों की आवाज बनता है। देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लास मॉनिटर चुनने जैसा ही है, बस इसका पैमाना बहुत बहुत विशाल है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, हमारा लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली के संसद भवन तक ही सीमित नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत में 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों और नगरपालिकाओं में करीब 31 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और सबसे शानदार बात तो ये है कि इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। ये साफ दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक राष्ट्रीय विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले की जड़ों में पूरी तरह से बस चुका है। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी हिस्से पर, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना और वोट की असली शक्ति और जिम्मेदारी। तो इतना बड़ा तामझाम, इतनी विशाल मशीनरी, आखिर क्यों? सार्वभौमिक मताधिकार का ये पूरा सिस्टम इसलिए खड़ा किया गया है ताकि असली ताकत आम जनता के हाथों में रहे। ये हम सबको अपना भविष्य खुद तय करने की ताकत देता है। एक दिहाड़ी मजदूर हो या कोई अरबपति कारोबारी, वोटिंग मशीन के सामने दोनों की आवाज बराबर है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे नेताओं को जवाबदेह बनाता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। यही ताकत, यही जवाबदेही नागरिकों को अपने आसपास के मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहा हूं। देखिए, सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक जागरूक और सतर्क मतदाता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ढाल होता है। वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, तो जरा सोचिए, क्या हम और आप एक मतदाता के रूप में अपने नेताओं से सही सवाल पूछ रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।